afternoon, everyone. Let us begin with today's lecture. This will be the last lecture for Indian economy, current affairs. So a new scheme is launched, that is the revamped distribution sector scheme. A new scheme is launched, that is the revamped distribution sector scheme. This scheme is for the DISCOMs, यानी कि distribution companies. ठीक है, distribution companies and power department. So this scheme is concerned with the power distribution. Okay, this scheme is concerned with the power distribution. Revamped distribution sector scheme. ये क्या है? इस स्कीम में बहुत अच्छे समझेंगे. ये क्या इंप्रूव करना चाहती है? This scheme wants to improve the operational efficiencies and financial sustainability. The scheme wants to improve the operational efficiencies and financial sustainability of all distribution companies and power departments. ठीक है, power departments. अभी जो scheme है, this will not be giving any assistance to the private sector. ठीक है, this will not include any assistance to private sector. ठीक है, this is for public mainly. This is mainly for public. अभी assistance pre-qualifying criteria पे मिलेगा. This scheme will be based upon a pre-qualifying criteria where the DISCOMs यानी कि distribution companies has to fulfill certain minimum basic requirements. ये जितनी भी पावर सेक्टर की स्कीम से सबको सबमर्ज करें. ये सारी जो स्कीम्स पावर सेक्टर से रिलेटेड सबको सबमर्ज करें. कौन कौन सी थी? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना. ठीक है, इन सबको हटा के कौन सी स्कीम ले आए? अब रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम. ठीक है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम कौन कौन सी करिए? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना. ये सहज हर घर बिजली योजना है, गलत लिखा हुआ, आगे पीछे हो गया. सहज हर घर बिजली. बिजली हर घर कैसे होगी? बिजली हर घर में नहीं होगी ना, हर घर में बिजली होनी चाहिए. बेचारी बिजली हर घर में कैसे जाए? है ना, हर घर में बिजली होनी चाहिए. समझ में आया? तो मर्जिंग ऑल दीज थ्री स्कीम्स. दिस स्कीम will be available till 2025-26. यानी कि this scheme is with a sunset clause. This scheme is with a sunset clause, यानी कि 25-26 तक ही है. It would be based upon an action plan which will be functioning on the case-to-case basis rather than having a one-size-fits-all approach. ठीक है, तो ये action plan होगा जो सब अपने अपने हिसाब से बनाएंगे rather than having a one-size फिट्स ऑल अप्रोच. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने मीठी मीठी गोलियां रखी हुई है, तो ये नहीं सबको वही गोलियां दे दो. इसमें ये नहीं चलेगा. इसमें है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम. इट विल बी बेस्ड अपॉन एन इंडिविजुअल प्लान फॉर ऑल दी सेक्टर्स इंडिविजुअली. ठीक है, तो आर रिकॉर्ड नोडल एजेंसीज कौन होगी? रूरल एरियाज के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, अर्बन एरियाज के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, दोनों पीएसयूज है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. मेजर फोकस कहाँ रहेगा? इंप्रूविंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पावर सोलर पैनल्स. ठीक है, तो एग्रीकल्चर एरियाज में सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स होगा. इसमें और क्या फोकस है? कंज्यूमर का एम्पावरमेंट होगा बाय प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग व्हिच विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू पीपीपी मोड. पीपीपी मोड. समझ में आया? यहाँ तक स्कीम है पावर सेक्टर के लिए. तीन स्कीम को मर्ज किया है. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स आर एक्सक्लूडेड. तीन स्कीम्स को मर्ज करके आया है. 25-26 तक रहेगी. वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है. वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है. फिर से बोलो, वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच. सब बोलेंगे नहीं है, क्योंकि पता नहीं बहुत जोर से हमें लग रहा है कि ये आएगा. इट इज बेस्ड अपॉन वन साइज फिट्स ऑल. ठीक है, ऐसा नहीं है. समझ में आया? वेरी गुड. नोडल एजेंसी कौन है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. कौन कौन सी? आरईसी और पीएफसी. फोकस मेनली फोकस कहाँ है? फॉर दी एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी. मेन फोकस इज ऑन दी एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी.
एंड कंज्यूमर को भी बेनिफिट कैसे मिलेगा, प्रीपेड मीटर सिस्टम। अभी क्या होता है, आपने बिजली यूज करी धमाधम और फिर बिल आता है ना, है ना, ऐसे ही होता है। वेरी गुड। लेकिन प्रीपेड मीटर में क्या होता है, आपने रिचार्ज कराया, अब कराया रुपए, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज का रिचार्ज कराया, 500 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय कीजिए, फिर अपने आप की इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा रिचार्ज कराएंगे, फिर चलने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि मोबाइल की तरह होगा, पंखा घूम रहा है और पंखा घूमते घूमते कह रहा है आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कभी सोचो मोबाइल फोन की तरह पंखा भी बोलेगा। समझ में आ रहा है, यस नो, कोई मतलब नहीं, हमें करंट अफेयर्स पढ़ाओ चटपटे वाले, है ना, चटपटे करंट अफेयर्स। हम जब बेसिक्स आएंगे तो हम लोग सब शांत हो जाएगा, बेसिक्स में कोई आंसर नहीं देंगे क्योंकि हमें सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इकोनॉमिक्स में मैम सही में अंदर से डर, आप लोगों ने डर लगा दिया इकोनॉमिक्स में कि थुर थुर कांप रहे आप लोग इकोनॉमिक्स देख देख के। ठीक है, इकोनॉमिक्स साइंस टेक में मुझे डर, पता है, डर बढ़ता जा रहा है कि साइंस टेक में क्या होने वाला है। अगर तुम लोग साइंस नहीं पढ़, हम लैब कोट पहन पढ़ाएंगे, लैब कोट पहन के पढ़ाया करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, चले आगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, एटीएनसी। एटीएनसी क्या होते हैं लॉसेस, एटीएनसी लॉसेस बताओ क्या होते हैं, एटीएनसी लॉसेस। नहीं पता, एटीएनसी लॉसेस होते हैं आपके, जो लॉसेस आर ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल यूज, एग्री टेक्निकल कमर्शियल यूजेस। आपने बिजली बनाई आगे भेजी, आपने कितनी बिजली, कौन सी यूनिट में बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बताओ, कौन सी यूनिट में बजाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, लीटर में कि किलोमीटर में, वॉट, वॉट में बनाएंगे। वेरी गुड, अच्छा। और पावर किसमें बनाओगे, बताओ। वोल्टेज, एम्पियर, एम्पियर में करंट, ठीक है। तो आप कोई भी कितने वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी विद हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अब याद करो V इक्वल टू आई आर, बहुत साल पहले पढ़ा होगा कभी जीवन में, V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय आई। रेजिस्टेंस होता है ना, कुछ लॉसेस होते हैं ना, तो वही वाले लॉसेस कम करने हैं, ठीक है, वही वाले लॉसेस कम करने। वो लॉसेस बहुत तरीके से होते हैं, एक तो होता है कि यहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी सेंड करी, रास्ते में कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखो बिजली के तारों में बड़ी आवाज आती है, मोटे मोटे तार होते हैं, देखा है कभी, देखा फार्म्स में वो रावण खड़ा रहता है, इसको रावण बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पोल रहता है, इसको सब लोग रावण ही बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया उसको रावण बोला जाता है ना। वहां से जब आप इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो बहुत आवाज करती है, एडीज की वजह से आवाज करती है, उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं। प्लस इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जैसे कहीं नदी है तो उसमें हाथ धोना अपना हक समझते हैं, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, उससे वायर पे अपना तार डाल के अपने बिजली चलाना वो भी हम हक समझते हैं, भी लॉसेस है ना। तो वो लॉसेस कम करने, एटीएनसी लॉसेस, मतलब टेक्निकल एंड कमर्शियल बोथ, टेक्निकल एंड कमर्शियल बोथ लॉसेस कम करने। तो रिडक्शन करना है 12 to 15% तक बाय 2024-25। एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रियलाइज, उसमें गैप कम करना है, मतलब कॉस्ट जितनी लग रही है, जितनी मिल रही है, उसमें रेवेन्यू गैप कम करना है। अभी क्या होता है, प्रोड्यूस करने में ज्यादा कॉस्ट है और वो रेवेन्यू कम का रिसीव हो रहा है, ठीक है। अभी हम लॉसेस में ही चलते हैं, जितने भी ये जो आपकी कंपनीज होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमेशा लॉसेस में ही रहती है, वो लॉसेस कम कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज बनानी है, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी बनानी है फॉर कंज्यूमर्स, ये स्कीम है। स्कीम का नाम क्या है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर
स्कीम, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। मेजर कंपोनेंट क्या है? कंज्यूमर मीटर लगेंगे और स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर क्या होते हैं? स्मार्ट मीटर क्या होते हैं? जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से दे विल प्रोवाइड यू द कंजम्पशन। वहां पर आपकी जो स्मार्ट मीटरिंग होती है, वहां पर आपके जो लॉसेस होते हैं वो कम होने के बाद मीटर में जितनी आप कंजम्पशन करें उतनी शो होती है। डिजिटल मीटर सुने हैं? कंप्यूटराइज मीटर जो सुने होंगे, कंप्यूटराइज मीटर्स, उनको स्मार्ट स्मार्ट मीटर्स ही कहते हैं। ठीक है। प्लस प्रीपेड मीटर लगाने हैं, इसका काम है। फीडर सेग्रीगेशन करना है। फीडर सेग्रीगेशन मतलब जो फीडर से जहां से इलेक्ट्रिसिटी फीड हो रही है उसमें सेग्रीगेट करना है, सोलर से है, ये विंड से है, या ये फिर थर्मल पावर से है। एंड इसको सोलराइजेशन करना है थ्रू विच स्कीम? पीएम कुसुम स्कीम। कुसुम स्कीम इज फॉर सोलर सेक्टर, सोलर एनर्जी, solar energy for the use of agricultural sector, use of solar energy for agricultural sector। सोलराइजेशन सस्ते और डे टाइम में करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, स्काडा यूज करना है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। फिर रूरल एंड अर्बन स्ट्रेंथनिंग करनी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड लद्दाख। दीज आर कंसिडर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। प्रीपेड मीटरिंग, ठीक है, उसमें 900 रुपीज की ग्रांट मिलेगी कंज्यूमर को, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए। एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 1350 ग्रांट मिलेगी। इन एडिशन डीएमओ डिस्कॉम्स कैन आल्सो अवेल एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 50%। इट्स अ ग्रांट फॉर अचीविंग द टारगेट नंबर ऑफ स्मार्ट मीटर्स। ये सब आपको याद नहीं करना, ये जो पता है शुरुआत में ये सब आपको याद करना। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। कौन कौन एलिजिबल है? एलिजिबल बताया था ना, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो फंडिंग जो है स्कीम को कैसे मिलेगी? दोज हु हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स एंड क्लियर द मिनिमम बार विद रिस्पेक्ट टू द क्या क्या AT&C लॉसेस, गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, अपग्रेडेशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर सर्विसेज, आर्ट्स ऑफ सप्लाई एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब चीजों के लिए मार्क्स मिलेंगे। अब IDPS क्या है? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, 2014 में आई थी। रोडल PFC है। ये क्या करना है? इनको सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, मीटरिंग प्रोवाइड करनी है, IT इनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना वाज लॉन्च इन 2015। ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड, बहुत अच्छे से देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड 24/7 uninterrupted supply to each rural household by 2022। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है फिर से देखेंगे? टू प्रोवाइड 24/7 uninterrupted supply to each rural household across the country by 2022। ओके, सेपरेशन करेंगे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल फीडर्स। देखो ये रावण की बात कर रहे थे ना, ये रावण, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसको क्या बोलते हैं। ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसमिशन लाइन का जो है, बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द ट्रांसमिशन लाइंस। कोई दिक्कत यहां तक? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बताइए, वरना हम करते हैं। कोई इशू, कोई दिक्कत, टेंशन, कोई मेंशन? यस, नो? नहीं है कोई दिक्कत, हम ये मान के चलो, आप लोग कौन इतनी मेहनत करेगी कि नो दिक्कत ये भी लिख दे, है ना? इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे हम लोग, अगर हमने मेहनत कर ली सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, है ना? और अब बिल्कुल लिखेंगे, हम सिर्फ शांत रहेंगे, ना हम आंसर देंगे, ना हम बताएंगे हमें कोई डाउट नहीं है, ना हम डाउट पूछेंगे, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक,
रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अब आपके जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे हम भी आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, नॉन स्टॉप, ठीक है। वेरी गुड। रिसेंटली आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च करी है, दैट इज कॉल्ड द रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करी है। स्कीम में क्या है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू कैन इन्वेस्ट इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना कैश की, बैंक अकाउंट में क्या है, ट्रांजैक्शन करते हैं कैश की, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ। ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए अकाउंट खोल रहा है आरबीआई, रिटेल डायरेक्ट जिल्ट अकाउंट, आरडीजी अकाउंट विद द आरबीआई, ठीक है। ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू खोला जा सकता है। इसमें जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं दे विल प्रोवाइड एक्सेस टू जीसेक्स, दैट इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ठीक है। सिस्टम नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, यानी कि हाउ टू ऑर्डर द जिल्ड सिक्योरिटीज और हाउ टू सेल देम। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है, वो प्रोफेशनल जो इन्वेस्ट करना चाहता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, वो होता है रिटेल इन्वेस्टर। जिल्ट अकाउंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के डेबिट और क्रेडिट शो करने के लिए जो अकाउंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द जिल्ट अकाउंट, ओके। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, डाउट आपको कोई है नहीं सब लोगों को? वेरी गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पता है आप लोगों को? यस नो बताओ क्या होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या है? यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आर यू अवेयर अबाउट दिस? अगर है तो बताइए क्या है। यूपीएससी 2-3 बार आ चुका है। कितने लोगों को राशन मिलेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, कितने परसेंट इंडियंस को? ठीक है, वेरी गुड। आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट two-thirds of the population. 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब आपको तो आइडिया, बाकी सब नहीं कह रहे हमें नहीं पता है, इसका मतलब मान के चल रहे हैं आप लोगों को पता है, तो आपको जानने को इच्छा है नहीं। वेरी गुड। तो सुन लीजिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो सामान बेचते हैं उस सामान को अगर कोई राशन शॉप होल्डर्स पीओएस से बेचेंगे, पीओएस आपको समझा दिया था, ईपीओएस, ठीक है, अगर वो उसके थ्रू सेल करते हैं तो दैट मनी इज डायरेक्टली गोइंग इनटू द बैंक अकाउंट, ठीक है। तो उस पैसे से, वो जो पैसा है उससे जो सेविंग हो रही है, जुडिशियस यूज हो रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उस पैसे से वो राशन शॉप्स को इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन प्रोवाइड करे। अभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती, जो वेइंग मशीन होती है दीज आर मैनुअल, बाट सिस्टम जो होता है ना, वेट्स होते हैं। तो विद द सेविंग दे शुड बी प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, जिससे कि जो कंज्यूमर है उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो और राइट क्वांटिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, राइट क्वांटिटी प्रोवाइड करे, ओके। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सर एनएफएसए एक बार बता दे, तो बेटा टाइम निकल गया, क्या करोगे जान के? कोई बात नहीं, चलिए आगे चलें। आप लोगों को सब पता है, हम हमारे बताने से थोड़ी होगा, हम तो अपना रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोगों को बता बता के। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं पता है तो बताओ, बताएंगे। यस सर, बता दीजिए। ठीक है, बाकी लोगों को पता है कि इतना भी हम कष्ट नहीं करेंगे पूछने का कि हमें पता है बता दीजिए, नहीं बताने नहीं बताए, या फिर चल रहा है कि ठीक है किसी ने पूछ लिया तो ठीक है, किसी ने पूछ लिया ठीक है, वरना कोई बात नहीं, नोट्स पढ़ लेंगे। क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, देखो क्वेश्चन यहाँ इस वाले पेज से नहीं आएगा, न्यूज क्या थी, क्वेश्चन आएगा ये क्या चीज न्यूज में। अगर इतना आसान होता है ना यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना, सबको पता है, विजन की बुक्स आती हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, पढ़ लें, 500 पेज रहते हैं, 500-700 पेज पढ़ लें, लेकिन सबका प्री क्यों नहीं निकलता है?
है ना, कुछ तो रीजन रहा होगा। जो बुकलेट बनाते हैं उनका भी नहीं निकलता है, ये बात ध्यान रखो, वो जो बुकलेट बना रहे हैं ना उनका भी नहीं निकलता है, कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, रीजन यही है कि हम लोग राइट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं व्हाइल वी आर डिस्कसिंग। कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या, पॉइंट ऑफ सेल मशीन राशन शॉप पे क्यों जरूरत पड़ रही है, राशन शॉप पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन की जरूरत क्यों पड़ रही है? सर करप्शन मिनिमाइज करने के लिए। करप्शन मिनिमाइज करने के लिए, वेरी गुड। दूसरी चीज, क्योंकि वहां पर कुछ जो पैसा जो सामान बिच रहा है उसका मतलब फ्री नहीं है। सबसे पहली चीज बहुत अच्छे समझो, राशन शॉप पे फूड क्रॉप्स आर नॉट फ्री। हमारे दिमाग में ये रहता है कि राशन शॉप मतलब फ्री का फूड ग्रेन्स रहता है ना दिमाग में। ठीक है, हर किसी के को जिसने अगर जैसे गए हैं, किसी ने कभी लिया हो तो उनको आइडिया रहता है कि वहां पे पैसे, कुछ तो पैसे देने होते हैं। अब इट इज ओनली फॉर बीपीएल, बीच में इट वाज द शुगर वाज अवेलेबल फॉर एपीएल आल्सो। ठीक है, पहले एपीएल के लिए शुगर मिलती थी, शुगर के लिए हर किसी का कुछ कोटा होता था, 5 kg शुगर जो है मिलती थी सबको, लेकिन दैट इज आल्सो फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट। ठीक है, क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? इंडिया की 75% रूरल पॉपुलेशन, बहुत अच्छे समझिए, यूपीएससी बार बार लगातार पूछ चुका है, और ये एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एज अ पर्सन इन दी पोस्टेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, आपकी जिम्मेदारी होगी है। ठीक है, 75% of the rural population and 50% of the urban population are part of the targeted public distribution system. 75% of the rural population and 50% of the urban population, they are the part of the targeted public distribution system. It is a part of right based approach. इसमें टारगेट क्या है? दैट द पीपल हु आर एलिजिबल, एलिजिबल बेनिफिशियरीज कितने हो गए? 75 और 50, इनका एवरेज कितना हुआ? 67.5% लोग इंडिया के। ठीक है, ऑलमोस्ट 67.5% पीपल ऑफ इंडिया, दे आर एलिजिबल टू गेट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, यानी कि राइस 3 रुपीज पर केजी, wheat 2 rupees per kg and coarse grain 1 rupees per kg. इसमें every family member is eligible, every family members, हर फैमिली में जितने मेंबर्स हैं into 5 kgs. ठीक है, हर फैमिली में 5 kgs फूड ग्रेन्स होते हैं। अब इसमें क्या रहेगा? there is a special focus on the nutritional support for the pregnant and lactating mothers and child up to 14 years by entitling them to have nutritious meals. Pregnant women जो होगी उनको 6,000 rupees cash में मिलेगा, so that they are compensated for their wage loss. ठीक है, generally pregnant women who are working in the informal sector, so that they do not have any wage loss, they continue going on work which cause them certain health problems. ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे। बेनिफिशियरी का जो राशन कार्ड होगा वो उस फैमिली की एल्डेस्ट वुमेन के नाम पर होगा। ठीक है, एल्डेस्ट वुमेन के नाम पर होगा। ओके, हु इज 18 years एंड अबव। जो एक्सपेंडिचर है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, देख लीजिए 2020 में या 19 में आया हुआ है। एक्सपेंडिचर कौन करेगा? स्टेट देगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए। ठीक है, इट्स हैंडलिंग एंड डीलर्स मार्जिन एज पर नॉर्म्स डिवाइस फॉर द पर्पस विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की, बाकी सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है राशन शॉप तक पहुंचने तक। ठीक है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे पैसे भी दे, और जब स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच गया, स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, वेरी गुड। कैटेगराइजेशन क्या है कि फॉर चाइल्ड बिलो 6 months ब्रेस्ट फीडिंग विल बी प्रोमोटेड, फॉर चाइल्ड बिटवीन 6 months and 6 years free meals will be provided at the Anganwadi center, and for children between the 6 to 14 years age midday meal will be provided at public schools. ये 3 चीजें आइडेंटिफाई की हैं फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ओके,
समझ में आ गया? यस, नो? सर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट करेगी या ट्रांसपोर्ट करेगी? स्टेट। स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टेट करती है, ठीक है। जो राशन शॉप्स होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, और सर जो मनी कलेक्ट होगा वो सेंटर के पास जाएगा? स्टेट के पास, ठीक है, वो स्टेट के पास। वेरी गुड। अब इंडिया ने क्या टारगेट किया, एक नई स्कीम निकाली है, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड फैसिलिटी। अरे सिंपल सी बात है, आपका जो विंड है, विंड मिल के ऊपर अगर सोलर पैनल लग जाए तो कितना मजा आ जाए। विंड मिल है, विंड मिल के ऊपर अगर सोलर पैनल लग जाए तो कितना मजा आए, है ना? ऐसे ही उतना मजा जितना अगर दुनिया सर विंड मिल तो रिन्यूएबल है ना? हाँ बेटा, एनर्जी विंड मिल वैसे है। प्रोड्यूस कर। अब अगर हवा नहीं चल रही तो विंड मिल तो नहीं घूमेगी, लेकिन सन तो आएगा ही, है ना? तो बस इसको हाइब्रिड बना रहे हैं, नेशनल सोलर विंड मिल, नेशनल सोलर विंड मिल हाइब्रिड पॉलिसी, यानी कि विंड मिल और उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्यों? हमारा टारगेट क्या है, 175 गीगावाट हमें प्रोड्यूस करना है बाय 2022, जिसमें 100 होगा सोलर एनर्जी एंड 60 विल बी विंड एनर्जी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, विंड सोलर हाइब्रिड एसी इंटीग्रेशन, विंड सोलर हाइब्रिड एसी इंटीग्रेशन, न्यू विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट्स, बैटरी स्टोरेज एट द हाइब्रिड प्लांट, ये सब होगा, ठीक है। रेगुलेशंस कौन बनाएगा, सेंट्रल एनर्जी अथॉरिटी एंड सीईआरसी। स्टैंडर्ड क्वालिटी कौन मैनेज करेगा, मिनिस्ट्री मैनेज करेगी। इंसेंटिव मिलेंगे इनको डेवलप करने के, रिसर्च डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है। हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, एक पाइपलाइन जिसमें हमने 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक का टारगेट रखने की बात करी है, क्योंकि इंडिया को चाहिए दिस मच अमाउंट फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ बाय 2030। गवर्नमेंट ने उसके लिए जो है अनाउंस करे 102 लाख करोड़ का है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एफिशिएंट मैनर में पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करती है। ये क्या है, ऑल द इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज पर हार्मोनाइज्ड लिस्ट वर टेकन अप, प्रोजेक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ये सब काम आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो 11 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। किस लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना है हमें, ओके। समझ में आया? सर विंड मिल का एक्चुअल वर्क क्या है? विंड मिल का वर्क क्या होगा या कैसे काम करता है बताओ, पहला होता क्या है, करता क्या है? सर होता क्या है ये तो देखे सर, करता क्या है वो? बिजली प्रोड्यूस करता। देखो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक ही काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने एक ही काम करना है। जनरेटर देखा कभी, कभी जनरेटर स्टार्ट किया है वो घुमा के? नहीं, नहीं किया। देखा तो होगा, किसी को घुमाते हुए तो देखा होगा। सर किया है सर, बहुत मेहनत लगता है, जल्दी स्टार्ट नहीं होता वो हैंड। जब वो डीजल से स्टार्ट हो जाता है ना, तो क्या होता है, बस वो घूमता ही तो है, तो हाथ से भी घुमाओगे ना तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर आप उसी स्पीड से उसको हाथ से भी घुमाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। विंड मिल जो होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ये सब एक ही काम करते हैं, ये सब एक ही काम करते हैं। वो जो टरबाइन होता है उसको घुमाते हैं। विंड में क्या है, विंड से टरबाइन घूमा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। हाइड्रो में क्या आया, पानी ऊपर से गिरा, टरबाइन घूमा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। थर्मल में क्या हुआ, स्टीम से टरबाइन घूमा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है। सोलर में कैसे होता है, सोलर में फोटोवोल्टाइक सेल जो है, फोटोवोल्टाइक सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सोलर एनर्जी हमेशा डीसी में प्रोड्यूस होती है, डायरेक्ट करंट, एसी में नहीं होती है। ये अगर आपको इतनी नॉलेज है तो यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि सोलर एनर्जी जो है एसी ट्रांसमिशन लाइंस में सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इंक्लूड कर देना, ये गलत है। क्योंकि एसी को डीसी कैसे करोगे, वो तो फिर एसी डीसी बन जाएगा, रॉक बैंड बन जाएगा फिर तो है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करोगे, तो रॉक बैंड बन गया, ओके। समझ में आया है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड।
अब मान लीजिए कोई आपके पैसे लेके भाग गया, ठीक है, कोई ऐसी कंपनी हो जो आप बोले कि आप कोई हमारे 10 लाख रुपए लेके भाग गया, हम बोले कि यार 10 की जगह 5 दे दो और अपने आप तुम मुझसे निकलवा लो, ऐसे होते हैं लोग, ठीक है। ऐसे ही अगर वो कोई कंपनी बना दो तो उस कंपनी को बोलेंगे स्टेट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो बैड लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी बनी है नेशनल लेवल पे, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसका क्या काम है, जितने भी बैड लोन्स है, एनपीएस है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रिकंस्ट्रक्ट करके प्रॉपर बेनिफिट में लाना, यानी कि एनपीएस को कम काम करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड टू क्लीन अप द सिस्टम, ठीक है, दे आर यूज्ड सर टू ये रिकंस्ट्रक्शन है या सेटलमेंट वाला सिस्टम है? रिकंस्ट्रक्शन। बेटा सेटलमेंट तो ये होता है कि तुम इतने दे दो, वो लेंगे तो उतने ही पूरे लेंगे, इसमें दे दो वाला चक्कर नहीं है, ठीक है, इसमें देंगे पूरे। फैक्टरिंग समझते हैं, फैक्टरिंग याद है, फैक्टरिंग तो आप कुछ सेल एंड परचेज के लिए है। अगर आप फैक्टरिंग की जगह एक असेट रिकंस्ट्रक्शन को हायर कर लो कि भाई मेरे से इतने पैसे ले लो, बाकी तुम्हारी टेंशन, मैं मान लीजिए घर किसी ने कब्जा कर लिया किसी का, है ना, ये तो सुना होगा घर कब्जा वाला, है ना, किसी ने किसी के घर पर कब्जा कर लिया। अब जो है एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो ओनर है वो बोलेगा यार हमसे तो खाली हो नहीं रहा, हमारे घर की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, आप हमें 60 लाख में बेच देते हैं, हम आपको खाली करवा लो। जिसने खरीदा वो आप खाली करवा लेगा, क्यों, वो तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, उसका काम ही है बैड लोन को क्लीन लोन में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये कौन से एक्ट के अंदर बात करती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन से एक्ट के अंदर, सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस एक्ट का नाम होता है शॉर्ट फॉर्म सरफेसी एक्ट। पेपर में सरफेसी भी लिखा आएगा, पूरा नाम आए ना आए सरफेसी लिखा जरूर आए, ठीक है। तो दिस एक्ट इज प्रोवाइडिंग द लीगल बेसिस फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। तो इलीगल मत समझिएगा इनको कि हाय ऐसा कैसे किसी का पैसा लेके गुंडागर्दी करवा रहे हैं, ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, दिस इज लीगल। तो सर वो जो छोटे छोटे लेवल पे होते हैं वो भी लीगल होता है? छोटे छोटे लेवल पे कैसे बेटा? सर जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए ठेकेदार टाइप। बेटा घर बनाने वाले कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, अच्छा सर वो कंपनीज वगैरह भी लेते हैं? हाँ 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 हाँ, सब सब छोटे छोटे लेवल पे सब कंपनी होती है, ठीक है। हम आपको एग्जांपल देते हैं, किसी ने गाड़ी ली लोन पर, ठीक है, किसी ने गाड़ी ली लोन पे, उसने लोन नहीं दिया, ईएमआई अब देनी उसको बंद कर, कंपनी कंपनी ट्रांसफर कर देती है उसको किसी कंपनी को, तो वो फिर है उस ना, बिहाफ पे लेते हैं। जी सर। फिर वो अपने आप निकलवा लेते हैं कि या तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे या पैसे दो, है ना, ऐसे ही करते हैं। वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ठीक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। Very good. अब माल्या, मोदी और चौकसी का नाम तो सुना ही होगा, है ना, है, सुना है। इन तीनों को डिक्लेयर कर दिया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ठीक है, इनको डिक्लेयर कर दिया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स अंडर दी पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसमें दो चीजें समझनी है, पीएमएलए क्या है, एक एक्ट है जिसके अंडर काम करती है आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दो लॉज को अप्लाई करने का काम करती है, पहला फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा पीएमएलए एक्ट, ठीक है, इन दोनों को अप्लाई करने का काम करती है। चौकसी का नाम नहीं सुना? अरे मेहुल चौकसी का नाम नहीं सुना? कौन सी ज्वेलरी है? अब ये तो अभी पकड़े गए अपनी किसी मॉडल के साथ पकड़े गए ना, अरेस्ट हुए थोड़े दिन पहले मेहुल चौकसी। अरे कौन सी ज्वेलरी थी इनकी, गीतांजलि ज्वेलर्स थे, कौन से ज्वेलर्स है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, बहुत बड़े ज्वेलर्स का काम था इनका, गीतांजलि ज्वेलर्स या कुछ ऐसी ज्वेलर्स था, शायद गीतांजलि था। हाँ गीतांजलि ज्वेलर्स ही।
ठीक है, गीतांजलि ज्वेलर्स की फर्म थी उनकी। तो ये नीरव मोदी के अंकल है मेहुल चौकसी, ठीक है, मेहुल चौकसी नीरव मोदी के अंकल है। अब हमें समझना फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होता है। वो ऑफेंडर जिनके अगेंस्ट लीगल वारंट इश्यूज है, ठीक है, वो ऑफेंडर जिनके अगेंस्ट लीगल वारंट इश्यूज है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बेसिस, जहां पर उनके लिए एक एफआईआर रजिस्टर्ड है एंड वो जो केस इन्वॉल्व है उसमें 100 करोड़ से ज्यादा का मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई भी केस जहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज मोर देन 100 करोड़ आर involved and the person has left the country and is refusing to return, in that case that person can be declared as the fugitive economic offender. Now it gives the right to confiscate the property of that offender, ठीक है, इंडिया में भी बाहर भी, एंड कोई प्रॉक्सी अथॉरिटी है वो भी कैप्चर कर सकते हैं। द अक्यूज कैन फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट एंड फॉर दीज केसेस फॉर पीएमएलए special courts are also established, ठीक है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर समझ गए। कोई दिक्कत? सर प्रॉक्सी अथॉरिटी क्या होती है? प्रॉक्सी मतलब है आपकी प्रॉपर्टी, आपने मेरे नाम से खरीदी है ना, आपने मेरे नाम से खरीद ली, दैट इज अ प्रॉक्सी अथॉरिटी। बेनामी नहीं है, मुझे भी पता है आपकी है, जब खरीद रहे थे तब भी पता आपकी है, लेकिन नाम से मेरे, ठीक है, वो बेनामी नहीं है। बेनामी तो होता है पता ही नहीं है किसकी है, प्रॉक्सी मतलब पता है। तो सर वो वापस नहीं करे तो? वापस नहीं करे तो वो करवाती है ऐसे, तो हम आपकी प्रॉपर्टी क्यों वापस नहीं करेंगे, है ना, आपकी क्यों नहीं करेंगे। प्रॉक्सी ऐसे से नहीं करवाते ना जो वापस नहीं करेंगे, हमेशा ऐसे से करवाते जिससे वापस नहीं करेंगे तो छीन ले, है ना, वापस नहीं करे तो छीन लेंगे, क्या ठीक है मत करो वापस, है ना, मत करो वापस, वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, ठीक है। अब नए रूल्स आए हैं, जो आपकी पीएसयूज होती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डरिंग रखने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि 25% पब्लिक शेयर होल्डर्स होने चाहिए, कोई पीएसयू में मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डर्स होने चाहिए, अब उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग की जरूरत नहीं है मिनिमम। यही न्यूज थी, ठीक है, यही न्यूज थी। क्या है क्यों है एक बार रीड कर लीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए आपको इतने ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए बिल आया है विच हैज नाउ बिकम एन एक्ट। क्या आपको पता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? क्या आपको पता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? हाँ, नो सर, नो, वेरी नो सर। गुड। अब मान लीजिए रोहित, मैंने आपने राहिल ने एक कंपनी खोली, बताओ किस चीज के लिए कंपनी खोल रहे हैं? सोलर पैनल्स, रिन्यूएबल एनर्जी। हैं? सोलर पैनल। सोलर पैनल कंपनी खोल रहे, ठीक है। अब सोलर पैनल कंपनी खोली, ठीक है, आप सबने पैसे लगाए, हमने भी तीनों में पैसे लगाए, कितने कितने लगा रहे हैं? 10-10 लाख लगा रहे थे, छोटी सी कंपनी खोल, है ना, छोटी सी कंपनी खोल रहे हैं, 10-10 लाख रुपए लगाए और सोलर पैनल बनाएंगे, ठीक है। कस्टमर से हमने पैसे ले लिए, कस्टमर से पैसे ले लिए हमने, कितने लिए कस्टमर से पैसे? 50 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। हम ही पैसे लेने गए थे, हम पैसे लेके भाग गए। अब पैसे कौन वापस देगा? हम तो भाग गए, अब आप दोनों भी तो कंपनी में पार्टनर हो, अब बताओ सर पैसे कौन देगा? इंश्योरेंस होगा और एग्रीमेंट होगा, और नहीं तो फिर आपकी जो भी एसेट्स हैं वो सीज हो जाएगा, अकाउंट भी। वेरी गुड, तो आपने दिए तो हैं, 10-10 लाख रुपए जमा तो किए हैं, हम भाग गए, ठीक है, हम भाग गए, ठीक है। अब 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी नहीं हमें आप घोषित कर सकते, है ना, भाग गए। अब क्या करोगे? 25-25 लाख दोगे दोनों? हाँ, सर जो पर्सन लेके पैसे जाएगा, जैसे कोर्ट ऑर्डर देगा ना कि सर उसकी जितनी प्रॉपर्टी हो
सीज करके उसे रीसेल करके जो पैसा आ रहा है उससे जितने हो पाए दो, नहीं, वो तो बाकी ये जो बचे कहेंगे, वो आप पार्टनर कहेंगे हमने तो रोहित के नाम पे पैसे दिए थे, हमें तो रोहित बताया था कि रोहित की कंपनी है, हमने तो रोहित के नाम पे पैसे दिए, हमें क्या पता कौन पार्टनर है। क्या करोगे अब? तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, है ना, बड़ा कोर्ट डिसाइड चक्कर है करेगी ना। ना। कोर्ट में जाएंगे तो पैनल वाले की टेंशन, आप अपनी सोचो। वो तो जिनके पैसे गए वो तो छोड़ो, 50 लाख गए वो तो जाएंगे कोर्ट में, आप क्या करोगे? आप कितने दोगे? पार्टनर तो आप हो, आप कोर्ट में क्या जाओगे? आप कोर्ट में आप जाके करोगे, बताओ। अच्छा, जो लिए वो भी तो देने पड़ेंगे ना, अभी 50 भी तो। और क्या, 10 लाख गए हो तो भूल जाओ, वो जो 50 लाख आपने कस्टमर से लिए वो मांग रहे हो, वो तो कह रहे आपके गए, तो हमें क्या मतलब? क्या करोगे अब? समझ रहे बहुत ही हो? कंफ्यूजन है सर, नहीं, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी खोलेंगे, पहले ही हम ये करेंगे कि हमने भैया 10 लाख रुपए लगाए हैं, अगर मेरा पार्टनर कुछ पैसे लेके भाग गया, पार्टनर की टेंशन, मेरी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आई एम ओनली लायबल टू दिस। इस कंपनी को बेच के जितने पैसे निकलते हो निकाल लीजिए। मान लीजिए रोहित आपकी इसके अलावा एक और कंपनी भी है, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है हर साल 1 करोड़ रुपए का, इसका मतलब ये नहीं कि उससे बोलेंगे आपको हाँ प्रॉफिट हो रहा है, कस्टम कंज्यूमर के 50 लाख तो वापस दे दो, वो नहीं होगा ऐसा। भैया मैं इस कंपनी में इतनी लायबिलिटी है मेरी, इससे ज्यादा नहीं, मैंने 10 लाख रुपए दिए, मेरे 10 लाख रुपए ले लो, ठीक है। वो तो आपकी इतनी तो जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि सर आपका पार्टनर भाग गया। तो सर ये बाकी होती है जिन्होंने लिमिटेड पैसे लगाए लायबिलिटी। थे, तो सर जिन्होंने पैसे पेमेंट किए हैं 50 लाख, तो उनको पेमेंट कैसे होगा? उनको वो पेमेंट तो कैसे होगा? आपकी अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है। बेच दो कंपनी, 30 लाख हम लोगों ने इन्वेस्ट किए, 30 लाख बेच दो। आपकी तो 1/3 की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/3, यू आर नॉट सर रिस्पॉन्सिबल बट फॉर अगर ऑल। सर ऐसा हुआ तो फिर पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है वो तो लॉस में जाएगी, क्योंकि हर बेटा नेक्स्ट पर्सन यही करेगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पब्लिक के पैसा नहीं, कंज्यूमर का पैसा है ना। आपने क्यों दे दिए सिर्फ नाम के भरोसे 50 लाख रुपए? एडवांस देते, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही चलता है, ये नहीं बोलते हमने तो ऐसे ही दे दिया, हम रोहित को जानते हो, ठीक है कर लो, कोर्ट के पास क्यों आए हो? ठीक है। और मान लो अभी तो एक भागा है, मान लो राहिल को भी हम अपने साथ ले गए कि राहिल 50 लाख आए, दोनों 25-25 बांटेंगे, चलो। रोहित आप अकेले रह गए, अब बताओ। तब तो चलो फिर भी लग रहा, अब कह रहा हूं मैं क्या करूं अकेला। हम भी कहीं भाग समझ जाएंगे में आ रहा सर है? दूसरे देश। है ना, तो इसीलिए इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड टू दैट बिजनेस ओनली। ठीक है, समझ में आ गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किस लिए होती है? वेरी गुड। ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि पार्टनरशिप करने से लोग डरते हैं ना। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए होती है और स्टार्टअप्स के लिए होती है, कि लोग एनकरेज करें, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पार्टनर। तो लिमिटेड लायबिलिटी से क्या होगा कि आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। इसमें अब क्या सर क्या चेंज करें? सर हाँ जी, होती कितने से और होती कैसे? कुछ नहीं, रजिस्टर करा दो कंपनी, 25 लाख से कम के लिए होगा तो स्मॉल एलएलपी, उससे ज्यादा के लिए तो बिग एलएलपी। ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्रीज जो बहुत सारे फैकल्टीज मिलकर कोचिंग खोलते हैं, जनरली एलएलपी होती है। ठीक है, जनरली एलएलपी होती है, कि भाई मान लीजिए एक फैकल्टी के नाम पे बच्चों ने एडमिशन लिया, ठीक है, और वही फैकल्टी भाग के फिर बेचारे दो दो तो कहेंगे कि हमें तो आपसे पढ़ना नहीं, स्टूडेंट के हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पैसे वापस वही, दीजिए। यही तो पूछ रहा हूँ, वो फिर पैसे कौन देगा? पैसे कोई नहीं देगा, पैसे जिसकी जितनी लायबिलिटी उतनी देंगे। बाकी गए। देखिए गुडविल के लिए तो लोग दे देते हैं, गुडविल की अपनी गुडविल मैनेज करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने हमारे नाम पे एडमिशन लिया, हमें बताया कि हम करंट पढ़ाएंगे, हमारी जगह कोई और आ गया,
तो अगर ऐसा कुछ होगा, आपने हमारे नाम पे लिया, हमसे भरोसे, तो हम तो अपनी गुडविल में हम आपको वापस दिलवा देंगे कि अगर हम नहीं है तो वापस से, लेकिन इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी गुडविल, ठीक है। लेकिन अगर आप लीगल हर्डल लें तो लीगल हर्डल में एलएलपी में कुछ नहीं कर सकते हो, जिसकी जितनी लायबिलिटी उतनी। जब इसमें क्या होगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। चेंजेस क्या आए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एलएलपी होता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होंगे, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल कोर्ट होंगी जिससे कि स्पीडी जस्टिस आए। अपील्स होगी, अपील्स कहां होगी, अपील कैन बी against the special court or the orders of NCLT can go to NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal, ठीक है। बिल क्या करता है, बिल बोलता है कि अपील कैन नॉट बी मेड अगेंस्ट एन ऑर्डर विच इज पास विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। आपने दोनों ने कंसेंट किया और फिर बोल रहे हो हम तो अपील करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपील 60 डेज के अंदर फाइल होनी चाहिए। अपील मस्ट बी फाइल अंडर दी 60 डेज, ठीक है। स्मॉल एलएलपी कौन सी होती है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा, वो 25 लाख से कम पार्टनर होता है, मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, एंड टर्नओवर जो है जिनका नॉट मोर देन 40 लाख होता है, ठीक है। दीज आर दी स्मॉल एलएलपी। एलएलपी क्या होती है, जो स्टार्टअप्स की तरह काम करें। स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिफाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिफाइन। व्हाट इज एलएलपी बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एलएलपी? It is a limited liability partnership which some or all partners have limited liability. Some or all partners have limited liability. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे फैकल्टीज के मिलकर साथ पढ़ाने आए, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटी एंड आईआर की रहेगी, है ना। पॉलिटी एंड आईआर की रहेगी, हमारी ये नहीं कि भाई एनवायरनमेंट की भी हम भी जिम्मेदारी ले। हमारी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, उसी के हिसाब से हमें पैसा मिलेगा, उसी के हिसाब से हमें जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। It exhibits elements of partnership and corporations. In LLP, one partner is not responsible or liable for another partner's misconduct or negligence. ठीक है, one partner is not liable for one other partner's misconduct or negligence. It is a body corporate, ठीक है, legalized है. There is a separate legislation for LLP. Every limited partnership is used as an acronym LLP, ठीक है। LLP हर कोई भी कंपनी होगी उसका अपना, अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो नाम के आगे लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाम देखेंगे, जो आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है वाजीराम एंड रवि, उसका नाम पूरा है वाजीराम एंड रवि एजुकेशन एलएलपी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एवरी एलएलपी मस्ट हैव दो, जिसमें दो पार्टनर होते हैं। सिंगल पर्सन एलएलपी नहीं बना सकता। हम अगर अपनी कोई अकेला इंस्टीट्यूट खोले तो हम एलएलपी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे अलावा कौन लायबल होगा, समझे। तो every LLP shall have 2 designated partners and at least one of them is resident in India, and all the partners must be the agent of limited liability partnership but not of other partners, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है आपको बता चुके हैं, ओके। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन, एनी सॉर्ट ऑफ बुढ़ापा पेंशन कर लेंगे सब लोग एलएलपी। चले आगे, उज्ज्वला स्कीम के बारे में जानते हैं। एलपीजी स्कीम वो एलपीजी के लिए है और LPG वुमेन्स को प्रोवाइड करनी। रूरल एरिया में प्रोवाइड। वेरी गुड, उसका सेकंड फेज आ गया। सेकंड फेज में क्या है कि भाई जो है और 1 करोड़ लोगों को एलपीजी देनी है, ठीक है। सर बीपीएल पहले 1 वालों करोड़ को दे ना दो। पर्टिकुलरली, हाँ जी, बीपीएल वालों को पर्टिकुलरली, बेसिकली जिनके पास नहीं है उन्हें देनी है, ठीक है। बीपीएल तो है ही, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें देनी है, ठीक है। बीपीएल है पर्टिकुलरली विमेन बेनिफिशियरीज, ठीक है, विमेन बेनिफिशियरी। 5 करोड़ तो उसमें था, इसमें 1 करोड़ और देने हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि माइग्रेंट्स को इंक्लूड करेंगे, वेयर दे डू नॉट हैव टू गिव एनी एड्रेस प्रूफ। माइग्रेंट्स को एड्रेस प्रूफ नहीं देना है, माइग्रेंट्स को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, ठीक है, एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, कि हाँ जी हम वादा करते हैं हम यही रहते हैं, हम जो है रिटर्न में दे रहे हैं, हम यही रहते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया?
वेरी गुड। अदरवाइज कोई नाम वाम बदल के रह रहा है तो उसके लिए तो बहुत सारी एजेंसीज हैं तो पता कर लेती हैं, है ना। इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पता कर लेती हैं नाम बदल के रह रहे हैं, है ना। जो सेल्फ मॉरल पुलिसिंग जो होती है, तो बेचारा कोई छुप के रहेगा कैसे, है ना, है ना, है ना। ऐसा भी होता है सर? न्यूज़ नहीं देखते हो क्या? हाँ तभी। तो समझ में आया। इसमें क्या मिलेगा? डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। पहला सिलेंडर भर भर के मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक हॉट प्लेट मिलेगी। हॉट प्लेट ये मत सोचना इंडक्शन प्लेट, हॉट प्लेट मतलब गैस का चूल्हा, ठीक है। हॉट प्लेट मतलब गैस का चूल्हा, ओके। आप इंडक्शन भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी लग रहा है, मोदी है तो मुमकिन है ना कि 2022 तक 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है। हॉट प्लेट चाहिए क्या लाइफ में? सब तो मिल गया। हाँ, ये कुछ और चाहिए? बस एक वो जिनको पेट्रोल हम के खाना रेट बना के कम। खिला दें, है ना। देखो राशन भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तमिलनाडु में होंगे तो टीवी भी मिल जाएगा इलेक्शंस में एज अ फ्री भी। बस एक और वो मिल जाए जिन्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाए, लाइफ सेट है। राइल नहीं, तो ये उजला 2.0 है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है विच इज अ री इंश्योरर। आप जनरल इंश्योरेंस से डायरेक्ट आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। जनरल इंश्योरेंस आपने जिससे इंश्योरेंस लिया है उसका इंश्योरेंस कोई करवाना चाहे। मान लीजिए आप इंडिया में सबने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अब मेडिकल इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से लेना चाहोगे? बताओ कौन सी का नाम ले, कोई ले लो। रेलीगेयर ले लेते हैं, ठीक है, रेलीगेयर ले लेते हैं। तो रिलायंस, आज हर जगह रिलायंस है तो यहाँ भी रिलायंस रख लेते हैं। तो रेलीगेयर से लिया, 135 करोड़ लोगों ने ले लिया और सबने क्लेम कर दिया। 1000 रुपीज का लिया था सबने और सबने क्लेम कर दिया। तो कितने हो गए? सी सेट करो, बहुत ज्यादा नहीं, सी सेट करो। 135 करोड़ ने 1000 कर लिया तो कितने हो गए? 1,35,000 करोड़। रेलीगेयर की तो हालत खराब हो जाएगी। तो रेलीगेयर अपने आप को भी तो इंश्योर करेगा कि मान लो इस लिमिट से ज्यादा इंश्योरेंस आ गया तो हमें कौन मदद करेगा? उसको बोलते हैं री इंश्योरर। ये काम होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें कुछ चेंजेस लाए क्या है कि जो लिमिट थी कि मिनिमम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में मिनिमम गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% होनी चाहिए, वो लिमिट हटा दी है, ठीक है। ये लिमिट हटा दी है। जनरल इंश्योरेंस की डेफिनेशन में चेंज किया है। The Act defines general insurance business as fire, marine, or miscellaneous insurance business. It excludes capital redemption and annual annuity certain business from the definition. ठीक है। Capital redemption insurance क्या होता है? Payment of sum of money on a specific date by insurer after the beneficiary pays premium periodically. यानी कि जो LIC आप होते हैं ना, जिंदगी के साथ भी वाली जो LIC होती है कि आप 10 साल के लिए पैसा दे फिर दोबारा वापस मिल जाएगा, that is not part of this. Capital redemption is not part of this. इसमें एन्युटी भी नहीं है कि एक टाइम के बाद आपको इतना पैसा वापस मिल जाएगा, कुछ नहीं है। जनरल इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कुछ मिसहैपनिंग होती है तो ही कवर होता है। ये जो बिल है इसमें रिमूव कर देता है इस डेफिनेशन को और जो पुरानी डेफिनेशन पर कैपिटल रिडेम्पशन और एन्युटी भी इंक्लूड हो जाएंगे अब जनरल इंश्योरेंस में। पहले जो डेफिनेशन थी उसमें कैपिटल रिडेम्पशन और एन्युटी वाज नॉट इंक्लूडेड, नाउ इट इज इंक्लूडेड। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। The bill said that it will not apply to the specific insurers on the way which central government relinquishes the control, ठीक है। यानी कि ये एक्ट वहां अप्लाई नहीं होगा जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रिलिंक्विश करती है। गवर्नमेंट को एम्पावर करती है टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड करने की फॉर द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ स्पेसिफिक इंश्योरर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं स्कीम्स टाइम टू टाइम।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू ट्रांसफर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड लायबिलिटी क्या है डायरेक्टर्स की? द डायरेक्टर्स हु इज नॉट अ होल टाइम डायरेक्टर विल बी लायबल ओनली फॉर सर्टेन, ठीक है, जो कमिट होते हैं विद हिज नॉलेज थ्रू द बोर्ड प्रोसेस और द कंसेंट और कनाइवेंस वेयर ही हैज नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, ठीक है, ये सब इंक्लूड होते हैं। रीडिंग लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए री इंश्योरेंस होता है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस इज पर्टिकुलरली यूज्ड एज अ री इंश्योरेंस कंपनी। चलें आगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। एक बोर्ड है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आ रहे हैं, यानी कि आप अगर बैंकरप्ट, आप नहीं मतलब कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है या बैंकरप्ट होती है, उसके लिए कैसा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, ठीक है। उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जब किसी कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर रहे हैं तो उनको अब क्या करना है, दे हैव टू गिव ऑल द नेम्स, ऑल द एड्रेसेस with which the corporate was functioning in last 2 years। मान लीजिए 2 साल में कॉर्पोरेट ने 4 नाम बदले, 4 एड्रेस बदले, ठीक है, और 4 अलग अलग तरीके से लोगों से पैसे उठाए, ठीक है, तो 5वां भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है तो आप उसकी अगर इंक्वायरी कर रहे हैं, रेजोल्यूशन कर रहे हैं, तो 2 साल में जितने भी नाम और एड्रेस है सारे आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्या है कि जब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इफ व्हेन दे आर अपॉइंटिंग अ प्रोफेशनल, if they are of the opinion that such professionals are not required, then such appointment will not be made। और अपॉइंटमेंट है तो आर्म्स लेंथ डिस्टेंस से बनेगा। आर्म्स लेंथ डिस्टेंस मतलब कि दोनों एक दूसरे को जानते होने नहीं चाहिए। मान लीजिए आप कॉर्पोरेट हैं और आपके जो फैमिली मेंबर है वही इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कर रहे हैं, तो फिर तो आपका तो मजे आ गए, ठीक है, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस से होगा, ठीक है। अगर उन्हें पता लगता कोई भी ट्रांजैक्शन जो हुई है, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर ने जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन की है which is awareness transaction, mainly preferential transaction, undervalue transaction or any other type of transaction, तो वो adjudicating authority से रिलीफ ले सकते हैं। इससे एक सिंपल सी बात है, जो अगर कहीं पर किसी ने अननेसेसरी या इलीगल तरीके से डेट लिया है, उस डेट को दोबारा वापस लाने का एक तरीका है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तरीका है उस डेट को दोबारा वापस लाने। So Swiss challenge mechanism. स्विस चैलेंज मैकेनिज्म, स्विस चैलेंज मैकेनिज्म वहां तक कहाँ गए? स्विस चैलेंज तो अब आएगा, इसमें है ना 2 अलग अलग न्यूज हैं। अमेंडमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड में है और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो अमेंडमेंट है वो पढ़ा रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी अमेंडमेंट था, वो ऑर्डिनेंस था, उसमें अमेंडमेंट किया है। इन्होंने क्या किया है कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जिन्होंने 1 करोड़ तक का जो है कोई भी डिफॉल्ट किया है, टिल 1 करोड़ तक का डिफॉल्ट किया, तो वो एक पैकेज ले सकते हैं, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब पहले की ये देना है, क्या आप अग्री करते हैं, दैट इज प्री पैकेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नहीं, मान लो हमने 1 करोड़ का डिफॉल्ट किया, ठीक है, हमने 1 करोड़ का डिफॉल्ट किया। अब 2 ऑप्शन है, या तो हमारे ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम करके आइडेंटिफाई करें कैसे कैसे हमसे पैसे निकाला जा सकते हैं, या फिर हम एक पैकेज देते हैं, आप 1 करोड़ का है तो एक काम करिए 95 लाख दे दीजिए और आपको डेट फ्री कर देंगे और उसके साथ साथ कोई और असेट अपना दे देंगे, है ना, लेकिन कंपनी आपकी रहेगी। या फिर 95 लाख अभी दे दीजिए और 1 साल तक आपका जो प्रॉफिट होगा या जो भी बिजनेस उसको 10% देते रहिएगा, उससे 1 करोड़ रुपए वसूल लेंगे, वो पैकेज है। तो ये एमएसएमई जिनका 1 करोड़ तक का डिफॉल्ट है वो ये पैकेज ले सकती हैं, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोवाइड किया है। इसमें क्या है, जो डिस्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट डेटर्स हैं वो भी इनिशिएट कर सकते हैं विद दी 2/3 परमिशन ऑफ देयर क्रेडिटर्स। अगर कोई डेटर है, ठीक है, कॉर्पोरेट भी, अगर उसके 2/3 जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब जिन्होंने पैसे दिए वो चाहें कि हम प्री पैकेज ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब स्विस चैलेंज क्या है? स्विस चैलेंज क्या होता है, मान लीजिए आप
डेटर है, हमने आपसे पैसे लिए, मतलब वो आप क्रेडिटर हैं, हमने आपसे पैसे लिए, आपने हमें पैसे दिए, रोहित एक थर्ड पार्टी, रोहित ने बोला एक काम करो ऐसे ऐसे कर लो तरीका, ठीक है, तो वो स्विस चैलेंज है कि एक रेजोल्यूशन होगा थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है, थर्ड पार्टी के थ्रू एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, दैट इज द स्विस चैलेंज। तो स्विस चैलेंज मैकेनिज्म, एनी थर्ड पार्टी वुड बी परमिटेड टू सबमिट अ रेजोल्यूशन plan for the distressed company and the original applicant would have to either match the improved resolution plan or forgo the investment। कि भैया आपने अगर रोहित को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, या तो आप रोहित की बात मानोगे या भूल जाओ फिर। दिस इज स्विस चैलेंज, ठीक है। सर अभी स्विस चैलेंज थर्ड पार्टी की जो भी डिसीजन है वो फाइनल है, हाँ वो फाइन, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं कोर्ट में चैलेंज करोगे तो फिर वो एक तरीके से आर्बिट्रेशन मान लीजिए ना, इट इज आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म एक तरीके से फॉर द डिफॉल्टर्स। अब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड तो हम समझ ही गए हैं, प्री पैक, ये जो प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशनल प्रोसेस भी आपको हमने समझा दिया, क्या यही है एमएसएमई के लिए। अब जो मीडियम और स्मॉल कंपनीज होती हैं उनको ज्यादा बोरोइंग अलाउ करती है, नाउ दे आर अलाउड टू बोरो मोर। पहले ये 50 कर सकती थी, अब 250 करोड़ कर सकते हैं, ठीक है। जो टर्नओवर था और इनकी बोरोइंग, टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ मानते हैं, इनकी बोरोइंग 10 करोड़ से 50 करोड़ बढ़ा दी है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आने के चांसेस बहुत 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 कम है, ठीक है, फिर भी रीडिंग लगा लीजिएगा। गवर्नमेंट का एक बार एक नोटिफिकेशन आया था जहां 0.4 से 1.1% तक सेविंग स्कीम्स में डिपॉजिट कम कर रहे थे, है ना, रेट्स कम कर दिए थे स्मॉल सेविंग्स में, प्रोविडेंट फंड में। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर पैसे डालते हैं, जो एज अ सिटीजन या एज अ इन्वेस्टर हम थोड़ा थोड़ा पैसे डालते हैं मंथली बेसिस पे या किसी पर्टिकुलर टाइमली बेसिस, जैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो गई, नेशनल सेविंग स्कीम हो गई, इंदिरा विकास पत्र हो गया, किसान विकास पत्र, प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं, सेफ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये स्मॉल सेविंग इसलिए होते हैं क्योंकि अमाउंट जो सेव होता है बहुत कम होता है। दीज आर जनरली, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, दीज आर इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट मोबिलाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड आर डिपॉजिटेड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। They are initiated by the central government, mobilized by the state government and deposited with and managed by the central government. रिवॉर्ड में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलता है, इन सब पैसे को लोन की तरह स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, इन सब पैसों को लोन की तरह स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। दीज आर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। अब सेंट्रल वोटर व्हीकल्स रूल्स आए हैं। रूल्स क्या आए हैं, कभी भी कोई सामान ले जाओगे ऐसे पैक्ड ट्रक में ले जाना है, कभी भी सामान ले जाओगे तो ऐसे पैक ट्रक में ले जाना है। डॉक्यूमेंट्स कोई भी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, जरूरी नहीं है आपके पास वो डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में हो, ठीक है। एंड अगर कोई भी ऑटोमेकर में किसी भी तरीके के डिफॉल्ट आते हैं तो उन्हें वॉलंटरीली बताना होगा कि हमारे में व्हीकल में डिफॉल्ट है, हम अपना व्हीकल वापस आप सबमिट करिए, अदरवाइज उन्हें 1 करोड़ रुपए का फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। ये कब होगा, इफ एनुअल सेल ऑफ एनी टू व्हीलर, ठीक है, एनी टू व्हीलर इज मोर देन 6,000 रुपीज, वो सॉरी, इफ द annual sale is of 6,000 two wheelers, then the manufacturer has to pay 10 lakh अगर वो फेल करते हैं any type of recall। अगर टू व्हीलर की सेल 3,000 यूनिट से ज्यादा है एनुअली और उसमें 20% व्हीकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उनको वॉलंटरीली रिकॉल करना पड़ेगा व्हीकल्स, ठीक है। अगर आपने 3,000 व्हीकल्स सेल करे एक साल में और उसमें से 600 व्हीकल्स कह रहे हैं हमारे में तो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सारे व्हीकल्स वापस बुलाने पड़ेंगे। अगर आपने 6,000 यूनिट से ज्यादा सेल किया तो उसमें 11 to 30% अगर कंप्लेन्स हैं तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा। पैसेंजर बस और ट्रक में 3% से ज्यादा अगर कंप्लेंट आ रही है तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बिल है, मतलब एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में कुछ चेंजेस करे हैं। क्या करें, पहला चेंज, पहले क्या होता था, माइन में जो मिनरल हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो या
उसमें जो प्रोक्योर जो कर रहे हैं उसका एंड यूज पता होता। कोल किस लिए यूज होगा? थर्मल पावर प्लांट में जाएगा, ठीक है। गोल्ड किस लिए यूज होगा? ये रिसर्च पर्पसेस के लिए जाएगा। अब वो खत्म कर दिया, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज ऑफ मिनरल्स हटा दिए। दूसरा, कैप्टिव माइंस होती है। कैप्टिव माइंस मतलब जो कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, उस मैन्युफैक्चर के रॉ मटेरियल के लिए ही वो माइंस यूज करती थी, उनको बोलते थे कैप्टिव माइंस। जैसे फॉर एग्जांपल एनटीपीसी की माइंस है कोल्स की, ठीक है, एनटीपीसी की माइंस है कोल्स की, जो एनटीपीसी को ही ट्रांसपोर्ट करेंगी। अब वो क्या करते हैं, अपने थ्रेशोल्ड के ज्यादा जितना उन्हें यूज करना है, ठीक है, उसके अलावा वो अगर सेल करना चाहे तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑक्शन प्रोसेस कर सकती है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। ट्रांसफर ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस प्रोवाइड कर सकती है। जो जो एक्सपायर्ड लीज हो गए उनका एलोकेशन हो सकता है टू दी स्टेट गवर्नमेंट। राइट्स जो है एग्जिस्टिंग कंसेशन होल्डर्स, they can be reimbursed, their rights can be reimbursed। एक्सटेंशन जो है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए भी हो सकती है माइनिंग लीजेस की, और कंडीशंस जो है माइनिंग लीज को लैप्स होने की, वो स्टेट गवर्नमेंट एक ही बार 1 साल के लिए कर सकती है एक्सटेंड, ठीक है। और नॉन एक्सक्लूसिव रिकॉग्निशंस परमिट अब हटा दिया। पहले होता था कि भाई आप हमारी माइन पे आके कोई आइडेंटिफाई रिकॉग्निशंस नहीं कर सकते कि माइंस में क्या चल रहा है, वो हटा दिया। अब माइंस में जाके आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। ये सब था इकोनॉमिक्स का करंट। कुछ ज्यादा हो गया इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए, वो हम पूरा समझ पा रहे हैं, उसको रिवाइज करेंगे एक बार और सब समझ में आ जाएगा। डाउट आएगा पूछते रहिए, कुछ और डाउट है तो भी बताइए, कुछ बेसिक से डाउट हो तो बताइए। सर कल जो सुप्रीम कोर्ट में 9 जज जो ओथ लिए, वो तो सर रिड्रेशल के लिए लिया गया था ना सर, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हो तो उसको। हाँ जी सर कल जो आज जैसे आज न्यूज में पेपर में आया है कि कल 9 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ओथ लिया है, तो सर पेंडिंग केसेस को रिड्रेशल करने के लिए नहीं लिया है। इसमें तो कोई रिक्वायरमेंट छोड़िए कि प्रेसिडेंट नहीं है, ये तो ऐसे अपने नहीं से भी ले बेटा, सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज की ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे, चाहे वो एक्टिंग जज हो, चाहे वो एडॉक जज हो, चाहे वो रिटायर्ड जज हो, ठीक है, उनको ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे, बिकॉज they have to work as per the constitution, and constitution वाला judges of supreme court, because they will be acting as the judges of supreme court ना, सैलरी भी उनके जैसी मिलेगी, पावर्स भी उनके जैसी रहेंगी, पावर्स भी उनकी जैसी रहेंगी, इसलिए जो है प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर। ओके, वेरी गुड। एनी अदर डाउट? चलिए फिर बच्चों, कल से हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच।